के सफरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में 11-12 जून को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। पार्टी के महासचिव बीएल संतोष और राज्य संगठनों के सचिव भी बैठक में मौजूद होंगे। मीटिंग में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि सभी सीएम और डिप्टी सीएम से कहा गया है कि वो इनोवेटिव आइडिया के साथ आए। संगठन और सरकार के बीच समन्वय में आ रही दिक्कतों की भी चर्चा होगी। चुनावी राज्यों की भी अलग से बैठक होगी। 28 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। बैठक में यूपी के सीएम योगी, उत्तराखंड के सीएम धामी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, नागालैंड के डिप्टी सीएम पैटर्न, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ कई नेता शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि आज बीजेपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ रचनात्मक बैठक की गई है। हमने विकास में तेजी लाने और अपने नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने बैठक के दौरान अपने मन की बातें भी बताई। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने देश भर में 30 मई से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया था। इस दौरान पार्टी के 50 से ज्यादा बड़ी रैलियां करेगी। इनमें से आधा दर्जन से ज्यादा रैलियों को पीएम संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी केंद्रीय मंत्री इस जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। तो आपको बताते चले कि 11-12 जून को आयोजित होने वाली है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक। 2024 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा की इस दौरान संभावनाएं जताई जा रही हैं। 30 जून तक मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली में 11-12 जून को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होने वाली हैं। पार्टी के महासचिव बीएल संतोष और राज्य संगठनों के सचिव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। मीटिंग में साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि सभी सीएम और डिप्टी सीएम से कहा गया है कि वो इनोवेटिव आइडिया के साथ आए। संगठन और सरकार के बीच समन्वय में आ रही दिक्कतों की भी चर्चा होगी। चुनावी राज्यों की भी अलग से बैठक होगी। 28 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। बैठक में यूपी के सीएम योगी, उत्तराखंड के सीएम धामी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, नागालैंड के डिप्टी सीएम पैटर्न, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, कई नेता इस दौरान शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि बीजेपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ रचनात्मक बैठक हुई है। हमने विकास में तेजी लाने और अपने नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने बैठक के दौरान अपने मन की बातें भी बताई। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने देश भर में 30 मई से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला लिया था। इस दौरान पार्टी के 50 से ज्यादा बड़ी रैलियां करेगी। इसमें से आधा दर्जन से ज्यादा रैलियों को पीएम संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी केंद्रीय मंत्री इस जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कोल्हापुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसा है। संजय राउत ने कहा कि इस कोल्हापुर झड़प के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए राज्य का गृह विभाग और मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। औरंगजेब के नाम पर 400 साल बाद भी महाराष्ट्र में हिंसक घटनाएं हो रही हैं।
बार बार राजनीतिक लाभ के लिए औरंगजेब को फिर से जिंदा किया जा रहा है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कथित तौर पर औरंगजेब और टीपू सुल्तान का महिमा मंडल करने वाली कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन में बाहरी लोग शामिल थे। राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में राज्य में बढ़ती सांप्रदायिक झड़पों पर भी सवाल उठाया है। तो आपको बता दें कि कोल्हापुर हिंसा में जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर बवाल मचा, इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कोल्हापुर हिंसा जिस तरीके से हुई है उसको लेकर अब राजनीतिक मोड़ उसे दिया जाने लगा है। संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान देते हुए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही कहा है कि क्या औरंगजेब का उपयोग करने की सरकार को जरूरत है। 400 साल बाद भी औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में आज भी राजनीति हो रही है, आज भी हिंसा हो रही है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए रविंद्र के द्विवेदी बीजेपी नेता है महाराष्ट्र से, वो जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है द्विवेदी जी आपका ओंकार पी न्यूज में। जी नमस्कार जी द्विवेदी जी, जिस तरीके से राजनीतिक मोड़ अब दिया जाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कोल्हापुर घटना को लेकर, कोल्हापुर में हिंसा जिस तरीके से हुई औरंगजेब के पोस्ट को लेकर, तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को? जी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे राजनेता लोग जिस तरीके से हिंदुओं को दबाने की कोशिश करते आए हैं और कर रहे हैं जी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से अपनी राजनीतिक फायदा रोटी सेकने के चक्कर में इस तरीके के ऊट पटांग बयान देते हैं ये लोग कि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से महिमा मंडल किया जा रहा है विदेशी आकांक्षाओं का, जिस तरीके से महिमा मंडल किया जा रहा है, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे बाबर हो, चाहे अकबर हो, हमारे जो महापुरुष है उनको बदनाम करके इन लोगों को जिस तरीके से देश में जी पेश किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है और हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। और महाराष्ट्र शासन जिस तरीके से कल घटना हुई है, हम चाहते हैं कि ऐसी कोई भी ताकत यहाँ पे ऐसे बयानबाजी न कर सके। इसके लिए महाराष्ट्र शासन काम कर रही है और करती रहेगी। जी, संजय राउत तो इस दौरान ये भी कह रहे हैं कि कर्नाटक में जिस तरीके से बजरंग बली को मुद्दा बनाया था बीजेपी ने, वहां वो काम नहीं आ पाया, तो अब महाराष्ट्र में औरंगजेब को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, औरंगजेब के नाम पर हिंसा करवाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। देखिए, संजय राउत जी के पास कोई काम नहीं रह गया। अभी वो इस तरीके से बयानबाजी करते रहे हैं और करते रहते, उनकी बयानबाजी का कोई महत्व तो नहीं है। बीजेपी हमेशा धर्म और राष्ट्र के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। अब उसमें किसी को कोई भी बयान देने की इस देश में संविधान में छूट है और उसी छूट का फायदा उठाते हुए संजय राउत जैसे लोग और ये नेता दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते रहते हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि क्यों औरंगजेब को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही, क्यों औरंगजेब के नाम पर यहाँ पर राजनीति हो रही है, हिंसा हो रही है महाराष्ट्र में? मैं कहना चाहूंगा, भारत देश का बंटवारा जब धर्म के आधार पर हुआ है तो ये भारत देश की बात नहीं है। जहां जहां पर मुसलमानों की आबादी बढ़ती है वो अन्य धर्म के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। उसी का ये हाल है। अगर धर्म के आधार पर जिस बंटवारा हुआ था उसी समय हिंदू एक साइड में कर दिए जाते थे, मुसलमान एक साइड में कर दिए जाते थे, तो ये जो अव्यवस्थाएं हो रही है देश में ये नहीं होती थी। और स्वयं बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि मुसलमान संविधान को नहीं मानेंगे। जिस दिन इनकी आबादी बढ़ेगी ये दूसरे धर्म के लोगों को दबाएंगे और वही इस देश में हो रहा है। ये अल्पसंख्यक अभी नहीं रहेंगे और इनकी संख्या जिस तरीके से बढ़ती जाएगी उसी तरीके से ये लोग इस तरीके के हंगामा और इस
तरीके की बयानबाजी करके ये देश का माहौल खराब करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए द्विवेदी जी और ज़्यादा चर्चा के लिए। तो बता दें आपको, कोल्हापुर हिंसा पर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया है और साथ ही कहा है कि क्या आपको चुनाव जीतने के लिए औरंगजेब के नाम की जरूरत है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कोल्हापुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसा है। संजय राउत ने कहा कि इस कोल्हापुर झड़प के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए राज्य का गृह विभाग और मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। औरंगजेब के नाम पर 400 साल बाद भी महाराष्ट्र में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। बार बार राजनीतिक लाभ के लिए औरंगजेब को फिर से जिंदा किया जा रहा है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने गुरुवार को दावा किया है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कथित तौर पर औरंगजेब और टीपू सुल्तान का महिमा मंडन करने वाली कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन में बाहरी लोग शामिल थे। राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में राज्य में बढ़ती सांप्रदायिक झड़पों पर भी सवाल उठाया है। सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा मैं, इस राज्य के गृह मंत्रालय को ठहराऊंगा, मुख्यमंत्री को ठहराऊंगा। जिस तरह से कोल्हापुर हो, नगर हो या और शहरों में जिस प्रकार से दंगे भड़के हैं या भड़काए गए हैं, उसके पीछे कौन है? औरंगजेब के नाम से 400 साल बाद भी इस महाराष्ट्र में दंगे होते हैं। जिस औरंगजेब को हमने 400 साल पहले महाराष्ट्र में दफनाया है, उसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिंदा किया जाता है बार बार, इसलिए कि कर्नाटक में बजरंगबली की जादू नहीं चली, तो अब औरंगजेब को लेकर यहाँ राजनीति करते हो, तो जिम्मेदार कौन है? आप लोग ही है। सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा मैं, इस राज्य के गृह मंत्रालय को ठहराऊंगा, मुख्यमंत्री को ठहराऊंगा। जिस तरह से कोल्हापुर हो, नगर हो या और शहरों में जिस प्रकार से दंगे भड़के हैं। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित विपक्ष की बैठक को लेकर कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पटना में विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। देश को बर्बाद करने वाली इन ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्ष के बीच एक होने का ये सही समय है। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कहा है कि वो 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से आयोजित भारतीय जनता पार्टी विरोधी बैठक में शामिल होंगे। पवार ने कहा कि बुधवार को उन्हें बैठक के बारे में नीतीश कुमार को फोन आया था। नीतीश कुमार ने बैठक के लिए देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया है। मैं भी जाऊंगा। राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता है और इस कारण का समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है। तो बता दें, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस दौरान शामिल होंगे। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते 23 को पटना में विपक्ष इकट्ठा होने वाला है और इससे पहले 12 जून को ये बैठक होनी थी। इसी बीच में कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें आपको, नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें बैठक में शामिल होने का न्योता देकर आए हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने कई विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। साथ ही बताया जा रहा है कि कई ऐसे नेता हैं जो कि इस विपक्षी एकता से, इस विपक्ष की जो मीटिंग है, ये जो बैठक है, इससे दूर रह सकते हैं। लेकिन केसी वेणुगोपाल का ये कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि विपक्ष इस दौरान कितना मजबूत होता नजर आता है, कौन कौन नेता यहाँ शामिल होते हैं, कौन कौन नेता इससे दूरी बनाते हैं। तो इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक है, वो जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप जी, विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और 2024 में बीजेपी को हराने पर बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात कही जा रही है। क्या लगता है आपको, कितना मजबूत विपक्ष दिखाई देगा? 23 तारीख को ये बैठक आयोजित होने वाली है पटना में।
देखिए आस्था जी, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है तो विपक्ष को एक उम्मीद जगी है। उम्मीद जगने के कुछ कारण है। उम्मीद जगने का कारण पहले पश्चिम बंगाल से स्टार्ट हुआ था, जब बीजेपी और ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में आमने सामने थी और बीजेपी ने पूरा जोर लगाने के बावजूद भी सफल नहीं हुई बीजेपी, और ममता बनर्जी ने बीजेपी को हराने का कार्य किया। उसके बाद आपने देखा जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बदलाव आया, और एक समय था जब नीतीश कुमार की सरकार गिरने की कगार पर थी और उन्होंने फिर अपनी सरकार बचाई और बीजेपी को वहां पर मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद आपने देखा कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया, पहले राजस्थान में सरकार बना करके दिखाई, फिर हिमाचल में सरकार बना के दिखाई, फिर कर्नाटक में सरकार बना के दिखाई, अब और छत्तीसगढ़ में भी इनकी सरकार चल रही है। तो कहीं न कहीं विपक्ष को ये उम्मीद जग चुकी है कि अगर हम इकट्ठा होकर एक शक्ति के रूप में कार्य करेंगे तो मोदी जी को और बीजेपी को रोका जा सकता है। तो इसीलिए आज विपक्ष इकट्ठा होने की बात कर रहा है, और आपने देखा अलग अलग दल के नेता अलग अलग समय पर कभी दिल्ली में कभी दूसरे राज्यों में लगातार मिलते रहते हैं, और अब 23 तारीख को एक बार बिहार में इकट्ठा होने की बात आई है। तो मुझे लगता है अगर दिल से और दिमाग से दोनों से विपक्ष इकट्ठा होता है तो बीजेपी की आने वाली राह यानी 2024 का जो इलेक्शन है वो मुश्किल हो सकता है। जी बिल्कुल, और मुश्किल भी हो सकता है। और इस दौरान केसी वेणुगोपाल का भी बयान सामने आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बातें कही जाती हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्ष मजबूत नहीं हो सकता, कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी जो मानी जाती है, वो अगर इसमें शामिल होगी तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि काफी मजबूती से विपक्ष चुनाव लड़ पाएगा। देखिए आस्था, बिल्कुल इससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी राष्ट्रीय दल है और सबसे पुराना दल है और जो मजबूत विपक्ष के रूप में आज खड़ा है कमजोर होने के बावजूद भी, वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस ने हाल ही के चुनावों में करके भी दिखाया है। तो बिना कांग्रेस के विपक्ष अधूरा है और कांग्रेस के साथ मिलकर इनको चलना पड़ेगा। हालांकि जो क्षेत्रीय दल होते हैं या जब ज्यादा दल इकट्ठे होते हैं उनमें कुछ आपसी भी आंतरिक कलह होती है, कुछ राजनीतिक कलह होती है, कुछ दूसरे इश्यूज होते हैं, उनको लेकर कुछ लोग हो सकता है कि उस चीज का हिस्सा ना बने। किसी को कांग्रेस से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को राहुल गांधी से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं और मोदी जी को रोकना चाहते हैं तो आपको अपनी छोटी छोटी कलह बुलाकर एक साथ आना पड़ेगा, एक मंच पर इकट्ठा होना पड़ेगा, ताकि आपका वोट बैंक बट ना सके। जब आपका वोट बैंक इकट्ठा होगा तभी आप सरकार को यानी बीजेपी सरकार को और मोदी जी को हरा सकते हैं। अदरवाइज विपक्ष के लिए ये चीजें इतनी आसान नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए चौधरी जी। तो आपको बताते चले कि 23 जून को पटना में विपक्ष एकजुट होने वाला है। तो आप समझिए ना, लगभग 15 पार्टियां हैं और कांग्रेस पार्टी के सभी पार्टी के ऐसा कोई नहीं है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है। जो आ रहा है लीडर आ रहे हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं क्या सर? हाँ, तो कल बता ही ना दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट है वो भी, और राहुल गांधी। कांग्रेस का पूरा स्वभाव एक प्रकार से लोकतंत्र विरोधी और तानाशाही रहा है, और जिस संगत में वो जा रहे हैं, बंगाल में ममता जी क्या करती हैं, विपक्ष के लोग कितने पिटते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव में कितना गड़बड़ी होती है। और जो केजरीवाल जी आ रहे हैं, केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों का क्या हाल किया। तो कृपया करके जिनके साथ वो बैठ रहे हैं वहाँ तानाशाही कितनी है, और जो परिवार पार्टियां हैं वहाँ कोई परिवार के खिलाफ बोल सकता है क्या? यह तय हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है, नीतीश जी चाहते थे कि ये पहली बैठक है तो पार्टी के जो प्रमुख हैं, जो अध्यक्ष है, वो उसमें शामिल हों। तो इसीलिए इस तारीख को बढ़ाई गई थी और अब 23 तारीख रखा गया है। तो हमको लगता है कि उसमें सभी लोग शामिल होंगे।
ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में गुरुवार को दुर्गपुरी एक्सप्रेस के एक वातानुकूलित यानी कि एसी कोच में आग लग गई। आग लगने के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। घटना में किसी की भी यात्री की खबर हताहत होने की नहीं आई है। एसीओआर ने एक बयान में कहा कि गुरुवार शाम खरियार रोड स्टेशन पर ट्रेन के B3 कोच में धुएं का पता चला। ब्रेक के पूरी तरह से ना हटने के चलते लगातार रगड़ लगने की वजह से ट्रेन के ब्रेक पैड्स में आग लगी। अधिकारियों के मुताबिक दुर्गपुरी एक्सप्रेस के B3 कोच में जैसे ही धुआं भरा, लोग ट्रेन से बाहर निकल गए। इसकी वजह से यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। आग लगने की घटना की जानकारी के बाद इस पर तुरंत काबू पा लिया गया और रात 11 बजे ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में गाय बैल रखना या उन्हें यूपी के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को गौ हत्या निषेध कानून 1955 से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि यह अपराध के दायरे में नहीं आएगा। कोर्ट ने कुशीनगर जिले के रहने वाले कुंदन यादव की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि सरकारी वकील ये साबित करने के लिए कोई तथ्य पेश नहीं कर पाए। याचिकाकर्ता ने गाय की हत्या की या फिर गौ हत्या करने का कारण बना। अदालत ने कहा कि जीवित गाय बैल को रखना या उन्हें प्रदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना महज कानून के दायरे में नहीं आएगा। किसी गाय या उसके बछड़े को किसी तरह की चोट पहुंचाई गई है जिससे उसका जीवन खतरे में आया है, ये प्रदर्शित करने के लिए कोई तथ्य पेश नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता गौ हत्या के निषेध कानून के प्रावधानों के तहत दोषी नहीं है, इसलिए जमानत अर्जी स्वीकार की जाती है। मुंबई के झावेरी बाजार इलाके की आज सुबह एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। 5 मंजिला इमारत में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। इमारत में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि इमारत में फंसे सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। अभी तक किसी के भी जनहानि की सूचना नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।